on the board. अभी इंशाल्लाह आपने थोड़ी सी गुफ्तगू जो सुनी है उसमें यही कि आज के मौजू के हिसाब से क्या पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर चल सकता है कि नहीं चल सकता। न्यूजीलैंड एंड कनाडा। अच्छा, डाउन स्लाइड पे आइए। 163 पे है चार्ट, 164 पे सीरिया है, 165 पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और फिर कॉन्गो और सबसे आखिर में नॉर्थ कोरिया है। और पाकिस्तान भी इनसे थोड़ा सा ऊपर कहीं पे लाई कर रहा होगा। अजीब सी बात यह कि अभी जो इन्होंने डेमोक्रेसी का इंडेक्स छापा है उसमें पाकिस्तान की इस मौजू का पूरा जवाब उसमें इस तरह दिया है कि पाकिस्तान में तो हाइब्रिड सिस्टम है ऑलरेडी। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट प्लस आपकी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है। अब वो तो हाइब्रिड उसको डिक्लेयर कर दिया कि इंटरनेशनली। अब इसमें क्या क्वेश्चन रह जाता है कि काबिल अमल इसलिए नहीं है। इस वक्त जो काबिल अमल ना होने की मेन वजह ये है कि आपकी जितने रिसोर्सेज हैं उसका 80 से 85-90% हिस्सा एक खास ग्रुप की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब उसको हम इस वजह से कुछ नहीं कह सकते कि भाई हमें हर वक्त बचपन से ये सिखाया गया कि भाई आपकी सलामती जो है वो हर रोज 24 घंटे खतरे में है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी अपनी कि भाई आईन की रूह से किसका क्या काम है, किस एम्बिट में किसको क्या काम करना है। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि दिफा बहुत जरूरी है। दिफा के बगैर काम नहीं चल सकता आगे। और एक दफा के लिए अगर आपको एक टैंक लेना हो या एक ऐसे ही अच्छे इक्विपमेंट लेना हो जो बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर में हो और पाकिस्तान खरीद ना सके, कल को इंडिया आपको खा जाएगा। आपको वो ये एक अलग टॉपिक आ जाता है। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे अरशद भाई। सुने बात आप नहीं समझे। मैं ये नहीं कह रहा। देखें, आपकी जो जॉब्स है ना, अब आप इससे अंदाजा लगा लें। सिर्फ एक चीज पकड़े, अनएम्प्लॉयमेंट, उसको रिलेट करें जमहूरियत से। ठीक है, अब आप उसको जब रिलेट करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अगर एक रिटायर्ड जो है आपके स्पेशल ग्रुप का बंदा आके एक सीट ऑक्युपाई करता है, आपके एक सिविलियन का हक मारा गया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एक सुने दूसरी बात यह है कि अगर आपने जो फरमाया ना कि भाई इंडिया किसी को ना, इंडिया पाकिस्तान को कभी खाएगा ना खा सकता है, फिर हमारे मुसलमान होने का क्या फायदा हुआ? वो तो हमारी इसी बात से इतने परेशान कि हम मुसलमान। मैं आपकी बात का जवाब जो आपने एनालिसिस ड्रॉ किया ना न्यूजीलैंड और बड़ी बड़ी मुल्कों का, उनके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है? दे आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग बाय फाइनेंस। ये तीनों चारों मुल्क वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं। उनको अल्लाह ने तो सुने चौधरी साहब, उनको अल्लाह ने तो पैसे नहीं भेजे ना, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया। हमारे पास तो इतना पैसा कि महमूद गजनवी ने अपनी 17 की 17 हमलों में इतना सोना, उस बंदे ने इतना सोना वहां से कैप्चर किया इंडिया से कि जिससे आपके 3 मुल्क बन सकते थे। बल्कि आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे बन्नू में एक बंदा था, उसका नाम था दमसाज। उसने कायद-ए-आज़म को सबसे बड़ी डोनेशन दी थी। उसने इतना सूद का पैसा इकट्ठा हो गया था। ये सर हमारी अपनी फॉल्ट है। आज हम गरीबी कर, अभी भी हम गरीब तो नहीं है। एक फैक्शन इतना अमीर है, उनसे दौलत वापस ली जाए, गरीबों में तकसीम कीजिए, जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर ने वापस कौन लेगा? वापस हम नहीं लेना ना सर। हमने उसी के लिए बात कर रहे हैं ना कि पहले तो हमें ये समझना कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। हमारा प्रॉब्लम जो सिस्टम का प्रॉब्लम है वो उसको दूर, जब तक आप दूर नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो भी निज़ाम इस वक्त चल रहा है, हमें उसको कंडेम करने के बजाय हमें उस सिस्टम की तरफ जाना कोशिश करनी है जिसमें हम समझते हैं कि उसमें पाकिस्तान की और आवाम की बेहतरी है। और वो सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है और उस सिस्टम की बुनियाद भी मुआशियात है। मैं कहता हूँ कि जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो आप दिफा भी अच्छा कर सकते हैं, आपकी अखलाकियात भी बेहतर हो सकती हैं,
आपकी हर चीज बेहतर हो सकती है। जब आपकी मुआशियत बिगड़ जाती है तो आपकी इखलाकियात भी बिगड़ जाती है। सर मुआशियात किस तरह बिगड़ी है? आप अब एक इसकी एग्जाम, ये बल्कि उस दिन मैं सोच रहा था चौधरी साहब, इस पे सॉरी मैंने इंटरप्ट किया आपको, इरशाद भाई से भी मैं के माजरत तलब करता हूँ, क्योंकि असल में जरा ये मौजू ऐसा है जिसमें हमारी हसासियत उजागर होती है ना। यही चाह रहे हैं हम लोग। बात ये ना, अपना चौधरी साहब, इरशाद भाई और डॉक्टर जमील साहब, नंबर 1 पॉइंट ये कि दौलत का ना होना, माशियात का वीक होने की भी रीजन ये कि हम तो, मतलब मैं अब वो अल्फाज नहीं बोल सकता, दुनिया का कोई मुल्क नहीं है, अब तो हमें अफगानिस्तान ने भी एड देनी शुरू कर दिया। सोचिए जरा, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फायदा लेने वाला आपका अपना मुल्क है। आप जरा खुद बताएं, आप खुद कुवैत में कब से कयाम पजीर है आपके, या तो शेख जायद ने कोई अस्पताल बना के दिया है, या गंगा, या तो हिंदुओं ने अस्पताल बनाए हैं, या क्रिश्चियन मिशनरीज ने बनाए हैं। हमने तो अपना कुछ बनाया नहीं है। पेशावर में 40 साल पहले, सुने सुने सर सुने, एक बस एक आखिरी, शेरपाव अस्पताल बने, पूरे पेशावर की आबादी 4 गुना हो गई। खान साहब को लत पड़ी हुई है कैंसर अस्पताल बनाने की। रीजन क्या है? कि वो बंदे को डायरेक्ट फंडिंग आती है अरबों में, उसको ये लत लग गई है। उसका जहन इस तरफ नहीं जाता कि भाई तुम सादा टीचिंग अस्पताल तो पहले बनाओ, तुम्हें बस एक मजा मिल गया और सारे पाकिस्तान को कैंसर का शिकार करते हैं। दूसरी तरफ उधर शहबाज के कैंसर फैलाने के लिए उसने पोल्ट्री का बिजनेस शुरू किया। आप इन चीजों को जरा गौर से देखिए, सब कुछ खुद ही सामने आएगा। थैंक यू सर। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। बात वही है कि हम जो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है वो पार्लिमानी निज़ाम है। अब लेट्स सी कि पार्लिमानी निज़ाम काम कैसे करता है। पार्लिमानी निज़ाम में सिस्टम काम नहीं करता है। इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी और एक इन्वेस्टर होता है। वो इन्वेस्ट करता है अपना पैसा लोगों के ऊपर, और लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने लोगों के ऊपर। इस तरह से आप पैसे की बुनियाद पे लोगों को खरीदना शुरू कर देते हैं। लोगों की मजबूरियां खरीदते हैं, पेट उनके खरीदते हैं, उनका दिमाग नहीं खरीद सकते आप, उनके मजबूरियां खरीदते हैं। और वो मजबूरी पैसे की वजह से खरीदी जाती है। अगर आप दाना हो और आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई अगला बात भी नहीं सुनेगा। अगले को भी पता है कि मैं, जो बंदा मुझे मेरे सपोर्ट नहीं कर सकता, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता, तो मैं इसकी बात क्या सुनूं। तो ये माइंडसेट बना हुआ है, और उस इन तमाम चीजों की बुनियाद पैसा है। अगर आपने पैसा, एक गरीब आदमी को एम्पावर कर, हमारे 7वीं सदी में रियासत मदीना में तमाम लोग खुशहाल क्यों हुए थे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से सूद को खत्म क्यों कर दिया था? और फिर वहां पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बराह रास्त बायर और जो सेलर है उसके दरमियान से जो मीडियम था उसको निकाल दिया था। जब आप डायरेक्ट कर देंगे, और हुकूमत का काम यह कि वो बायर और सेलर के दरमियान जस्टिस का काम करे, अदल की बुनियाद पे वो चीजों को लेकर चलती है। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया तो यहूद और नसारा की जो पहली हमारी दुश्मनी थी वो यहाँ से शुरू हुई कि एक तो मुसलमानों ने नबूवत का उनसे छीना, और दूसरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआशियात का निज़ाम छीना। ये वो दो बुनियादी वजूहत हैं जिनकी वजह से इन लोगों ने हमें अपना दुश्मन करार दे दिया। लेकिन हम मुसलमानों ने आज तक तो अपना दुश्मन करार नहीं दिया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम मुसलमान समझते हैं कि ये काफिर जितने भी हैं, यहूद और नसारा, ये सब अल्लाह की मखलूक है। उन्होंने जो निज़ाम, जो सूदी निज़ाम सदियों से उनके पास चल रहा था, वो उसी को मेंटेन करना चाहते थे। ये काम आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके रिबा की शक्ल में आके उसको खत्म कर दिया। अब यहाँ से उनकी दुश्मनी हमारे साथ शुरू होती है। हमारा ये काम था कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी उनके वसाल के बाद वही सिस्टम आगे लेके चलते हैं। हमारे खुलफा राशिदीन तक तो ये चलता रहा, लेकिन जैसे ही खुलफा राशिदीन का दौर खत्म हुआ और उमवी खानदान और दूसरे बादशाहतें शुरू हो गई, तो वहां से हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो खराब हो गया। हजरत अली की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह तक हमारा निज़ाम और हमारे लोग वेल ऑफ थे, किसी को ज़कात की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी
कि आपने अदल की बुनियाद पे हर एक लोगों को उनकी मुआशियात का ख्याल रखा, उनकी तालीमात का ख्याल रखा, उनको इखलाकियात का ख्याल रखा। अगर वो वेल ऑफ ना होते, हमें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक पहलू दिखाया जाता है कि वो इस्लाम के लिए लड़ते रहे, जीते रहे और लड़ाते रहे और तालीम गुर्बत 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 दिखाई है। दरअसल गुर्बत नहीं थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुरैश खानदान के सरदार थे और वो अमीर तरीन लोग सरदार थे। गरीब कंपनी था, गरीब वो सरदार नहीं थे, वो अमीर सरदार थे। और अपनी दौलत की वजह से, अपनी अखलाक की वजह से उन्होंने पूरे मुआशरे पे हुक्मरानी की। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक को देख लें, हजरत उमर को देख लें और हजरत उस्मान गनी को देख लें, ये सारे लोग पैसे वाले लोग थे। इनके साथ इनके पास पैसा भी था, इखलाकियात भी थी। इनकी इखलाकियात की बुनियादी वजह यही थी कि इनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बल्कि ये दूसरों को देते थे। ये वो कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से मुसलमानों ने आगे तरक्की की। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुसलमानों के साथ जो बाद वाले मुसलमान हुए, उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और उन्होंने ये 1907 में जो अमेरिका का बैंक, सेंट्रल बैंक बना, वहां पे उन्होंने, उनके पास दौलत और जो वसाइल थे इतने ज्यादा थे कि उनको इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या करें, तो उन्होंने स्टेट, आपको पता है कि दुनिया में, आज की दुनिया में किसी भी मुल्क का अपना इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है। वो अमेरिका का सेंट्रल बैंक तय करता है, उनकी पॉलिसीज वहां पे तय होती हैं और इसी वजह से वो इस्लाम का जो मुआशी निज़ाम है उसको आगे नहीं बढ़ने देते। जो रिबा का सिस्टम था उसको खत्म करके अल्लाह के नबी ने सबको एक नया सिस्टम दे दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुसलमानों के दरमियान वो चीज आने ही नहीं दी जा रही और वो एक ही अमेरिका वहां बैठ के पूरी दुनिया की बैंकिंग दुनिया को कंट्रोल, मुआशरत को कंट्रोल कर रहा है। वो इखलाकियात तो कंट्रोल नहीं कर रहे। अगर इखलाकियात उनके सामने इतनी मजबूत होती, उसके अपने इफेक्ट्स होते या रिपरकशन पर, वो एक अलग बात है। उन्होंने सिर्फ मुआशियात के ऊपर क्यों कंट्रोल रखा, और ये मुआशियात उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रखी है, पब्लिक सेक्टर में नहीं है। किसी भी मुल्क के अंदर उसकी अपनी ना बैंक है, सेंट्रल बैंक है उनका अपना, वज़ाहिर बैंक बनाए हुए हैं, लेकिन वो सारे बैंक हुकूमत की पॉलिसी से नहीं, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी से चलते हैं। ये इस वजह से हमारा निज़ाम बिगड़ा हुआ है और जब तक हम एक पैरेलल सिस्टम नहीं लेके आएंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। हम अगले 200 साल भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम अपना इकोनॉमिक सिस्टम नहीं लेके आते। इसके लिए हमें जिद्दोजहद करनी है। जिस तरह जमहूरियत की ये लोग बात करते हैं ना, तो जमहूरियत का तकाजा ये है कि हम एक और इकोनॉमिक सिस्टम भी इसके पैरेलल लेके आए। जब तक आप उसके पैरेलल कोई सिस्टम नहीं लेके आएंगे, आप चैलेंज नहीं कर सकते उनको। जब आप चैलेंज नहीं करेंगे तो आपके मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। जब आपके मामला दुरुस्त नहीं होंगे तो फिर आप इसी तरह लड़ते मरते रहेंगे और खत्म होते रहेंगे। तो हमें इकोनॉमिक को ज्यादा एम्फेसाइज करना है इसके ऊपर कि हमारा एक अपना इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम मौजूद है, हम उसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पे जो मिडल मैन है वो आपकी इकोनॉमी से, जब तक आप मिडल मैन को नहीं निकालेंगे आपके प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकते। हालांकि कहते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड डिटरमिन करती है कॉस्ट को। Theoretically, yes, it is one of the major factors, but practically, there is a middleman who decides what to do and what not to do. वो गरीब एक जो प्रोड्यूसर है और जो बायर है, उन दोनों को एक्सप्लॉइट करता है क्योंकि उसके पास पैसा है, उसने एक मार्केट बनाई है, उसने अपनी गुडविल बनाई है और उसके पास पैसा है। ताजर के पास, मतलब जो गरीब आदमी है, जो प्रोड्यूसर, उसके पास पैसा नहीं होता, उसके पास क्रॉप्स होती हैं, वो अपनी क्रॉप्स मार्केट में लाता है और मिडल मैन अपनी मर्जी से सारी क्रॉप्स उसकी खरीद के स्टोर में होल्डिंग कर देता है। जी, माजूर चाहता हूँ ये आप तजारत और रिबा की तरफ चले गए हैं, जुगनी तो छोड़ दिया आपने। बात ये है देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए मदीना शरीफ में हिजरत करके, तो मुकाबला किसके साथ था? यहूदी और ईसाइयों के मुकाबले में, जो बहुत ज्यादा उनकी इकानमी मजबूत थी। वो जानते थे कि किस तरह ट्रेड करना है, क्या नहीं करना। उनके मुकाबले में उन्होंने जो मंडियां थी, उनके मुकाबले में खेमे में अपना बाजार लगवाए, उनके मुकाबला किया। अब हमारे पास वो निज़ाम मौजूद है,
सिर्फ हम जो हैं ये मुसलमान नहीं बन रहे। जब तक कि मैं अपनी जात को ठीक नहीं करूंगा, मैं कभी अपनी ये बातों से कोई चीज खरीद ही नहीं सकता। ना अमेरिका मुझे सेव करेगा, ना बरतानिया, ना यूरोप, ना चाइना। चीज ये कि जब आपके पास एक ऐसा निज़ाम मौजूद है, तारीख से साबित हुआ है कि इन्हीं यहूद और नसारा के मुकाबले में उन्होंने एक नहाते मुसलमानों ने ये सारा कुछ करके साबित कर दिया था। वहाँ इखलाक था, वहाँ इंसाफ था, तालीम भी बाद में ही शुरू हुई वहाँ पे भी। लेकिन जब आप अदल का निज़ाम सही कर देंगे, मैं और आप में, और ये एक 5 उंगलियां नहीं होगी, एक हाथ होगा, तो हर चीज ठीक हो जाएगी। इस पूरे हाथ की इस्लाह और इसके फायदे की मैं अगर बात करूंगा तो वो सारी खामियां दूर हो जाएंगी। किसी की गुर्बत भी मिट जाएगी, किसी की बीमारी भी खत्म हो जाएगी, किसी का कमजोर होना भी खत्म हो जाएगा, दिफा भी मजबूत हो जाएगा, आपकी इकानमी भी मजबूत हो जाएगी और आप उठेंगे। असल में है कि मैं अपने आप को दुरुस्त नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसी चीज पक्की बुगाई मुझे मिल जाए कि मैं एकदम सब कुछ कर लूं। बिल्कुल दुरुस्त मेरे फरमाया आपने। इसी ये जो आपने बात की ना कि इस पकी पकाई मिल इसमें जाए, तो हम चाहते हैं कि लोगों को पका के दें। जब तक हम देखें, हर बंदा ना पकाने के काबिल होता है, ना हर बंदा खाने के काबिल होता है। तो हमें एक ऐसी टीम तैयार करनी है जो कुक करे। जब वो कुक करेगी तो फिर दूसरे भी खाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, ये इसकी ताकत नहीं, ये ताकत। जी हाँ बिल्कुल। वो बिल्कुल सही। उसी वक्त आएगी जब सारे हम ख्याल लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे। और यही हमारा सेवा का मकसद भी है कि हम ऐसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें, ताकि हम जिनके साथ हमारा मुकाबला है, वहां पे हमारे इस उंगली से या इस उंगली से अकेले अकेले जितने भी हम टैलेंटेड हैं मुकाबला नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फोर्स बनना पड़ेगा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, थाम ले उसको, जी हाँ बेशक मौजूद है उस पे अमल कर। बिल्कुल ये बिल्कुल। देख किस तरह हम तरक्की करेंगे, हमें कोई इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। उसी के लिए सर हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसी कुव्वत बन के सामने आए, ताकि जो खराबियां हम डिस्कस अभी कर रहे हैं, इन खराबियों को हम समझते हैं कि ये खराबियां हमारी राह तरक्की की राह में रुकावट है। इनको अबूर करने के लिए हमें किन रास्तों में चलना पड़ेगा, वो रास्ते अभी हम जी लोग तय कर रहे हैं, वो मंजिलें हम तय कर रहे हैं कि हमने जब अल्लाह ने वो वक्त आया, हम जब पावर में हो, तो हमारे पास ये ना हो कि जी हो हमें तो अभी तजर्बा ही नहीं है, हमने तो अभी सीखा ही नहीं, हमें तो सीखना चाहिए। नहीं, ये जो थॉट प्रोसेस है ना, वेल सेड। ये जो थॉट प्रोसेस है हमारा, इसको अभी हम अगर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी टीम तैयार हो जाएगी। टीम तैयार हो जाएगी तो उसके पास एक प्लेटफॉर्म होगा। जब हम वो प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा तो फिर हम इस सिस्टम के साथ लड़ने के काबिल हो जाएंगे। अभी हम आप अलग अलग बैठे हैं, सारे पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, लेकिन हम अलग अलग नहीं लड़ सकते। हमें एक टीम की तरह जेल होना है और एक टीम को एक प्लेटफॉर्म देना है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काम कर लिया है। आहिस्ता आहिस्ता अब इसमें हम लोगों को इंडक्ट करते चले जा रहे हैं। और अपने जैसे अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाइए, बस बस यही ये इंशाल्लाह रोशनी हो जाएगी, नूर बढ़ जाएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे, एक प्लेटफॉर्म हो, एक दिया, पहले तो एक दिया अच्छा, तो जलाए ना, फिर बहुत उस अच्छी पे हम काबिज थी, मुख्तलिफ दिए बहुत रखते अच्छी चले जाएंगे। काबिज था, माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे। जी जी इरशाद हाँ भाई। साहब और इखलास और बरकत निशान दे। साहब कुछ। हाँ सर, मुझे इसमें देखे ना, अभी आप जो हैं जितना मेरी नॉलेज के लिहाज से, कुछ हमारे दोस्त इस वक्त कनाडा से बात कर रहे हैं, कुछ जो है आप तो कुवैत में हैं। इससे भी जाहिर होता है कि आप अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को छोड़कर गए हैं ना। हाँ बिल्कुल। अब आप वहां बैठ के हमें बता रहे हैं कि अब हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर करनी है। ये भी देखिए, अब यहाँ पे आप खुद वीकनेस शो कर रहे हैं, अपने अपने केस को खुद वीक किया हुआ है आप। लाइक भाई या तो आप इस मैदान में रहते और फिर आप इकोनॉमी को जो है बेहतर करते तो बात बनती थी। अब तो आप उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, और आप यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको इस पर जी रिस्पॉन्ड करता हूँ। मैं इसको यूं लेता हूँ कि कुछ लोग दलदल में फंसे हुए हैं, वो पुकार रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमें बचाओ। अकल का तकाजा क्या है और जज्बात का तकाजा क्या है? अगर मैं जज्बाती हो जाऊं तो मैं फौरन उस दलदल में जंप कर दूं कि मैं बड़ा आपको हमदर्द हूँ, वफादार हूँ, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, मैं उस दलदल में कूद जाता हूँ।
तो मुझे बताइए क्या मैं आपकी मदद कर पाऊंगा? सर दलदल बनते बनते बनी है ना, पहले दिन से तो नहीं बनी। उसको छोड़ नहीं, दें, वो उसको छोड़ दें। अभी जो पुरानी सवाल बात आपने रहने दें। किया उसको मुझे उसका जवाब लेकिन मैं आपको दीजिए। इसका जवाब, चलिए ठीक है, ओके ओके। अपना देखिए चौधरी साहब, ये उसके लिए मसला ये उसके लिए नहीं मैं है। अगर बाहर में बैठता, उसके लिए बाहर रह के अगर मैं ये कोशिश नहीं करता, तो जिस तरह आप लोग पाकिस्तान में बैठ के कुछ नहीं कर पाए, मैं भी आप ही में से एक होता। एहसास ही नहीं नहीं होना था, एहसास ही नहीं एहसास भी होना नहीं था होना कि था ये मुझे, गलत हो रहा मुझे उसका एहसास भी नहीं होना था। नहीं नहीं नहीं, ये आप यहाँ पे अरशद भाई आपने है, एहसास ही सुनिए नहीं होता सुनिए, गलत हो रहा है। नहीं नहीं अरशद भाई, मैं आपको बताता हूँ एक बात। आप ये ना कि हमने गरीबी में भी काफी कुछ किया है सर, अल्लाह का शुक्र है। देखिए अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं अब अपनी अपनी एग्जांपल नहीं देता, आप किसी XYZ की एग्जांपल ले लें। देखिए मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है जिनकी सैलरी 1 लाख होती है तो वो भी लंगर चला रहे हैं। ऐसे भी मैंने इस वक्त मेरे अपने दोस्तों में कम से कम 5 ऐसे बंदे हैं, जो 5 गिरोह हैं बड़े बड़े, जो पेशावर में, पिंडी में जो है गुरबा के लिए, उन मसाकीन के लिए काम कर रहे हैं और एक्टिवली काम कर रहे ये हैं। गलत इससे तरीकाकार फर्क है नहीं पड़ता। जी निशांत, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस एंड रॉन्ग वे। आप इस चीज को पॉजिटिव क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप देखें भी कर्जा लेके आप अपना कर्जा कभी नहीं चुका सकते। नहीं, वो तो खैरात है ना, वो तो खैरात, अब तो उसको खैरात को तो आप इंडिविजुअल मैटर समझे ना, उसको तो डिस्कस करना भी नहीं चाहिए फिर। नहीं, खैरात का मकसद ये कि उससे हम अवाम नास की, अब गवर्नमेंट का काम हम लोग कर रहे हैं। नहीं वो गवर्नमेंट जो देखिए, अब वो सारी चीजें अलग चीज हो जाती है। जब आप खैरात करते हैं तो एक अलग बात हो जाती है। हम सिस्टम की बात करते हैं और सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। नहीं, हमें system मैंने तो को आपकी बात के रिस्पांस में कहा ना, आपने कहा आप लोग पाकिस्तान में रह के कुछ नहीं कर सके या कर नहीं रहे। नहीं नहीं, अरशद भाई ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया दलदल का। या, आप बहुत जो अच्छा। पाकिस्तान में है ना, तो आप ऐसे हैं जैसे कुएं के मेंढक, आपको बाहर का पता नहीं। अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि चलो फिरो देखो, तो हम लोग चल फिर के बाहर आए। हमें ज्यादा विजन है। हमने नहीं यहाँ नहीं, देखा क्या मसले हैं। अल्लामा इकबाल साहब भी बाहर गए थे, फिलॉसफी की थी, और उनको जो नजर आया तो उन्होंने वो अलग इब्लीस की बात है बस्ती में सर। शोरा भी लिखी है, बहुत कुछ किया है। कुएं की तो मेंढक की तो बात ही नहीं है सर। अब आपको इसका भी जवाब देता हूँ। हाँ, मैं बचपन के 7 साल जो है लीबिया में रहा हूँ अबू हम के साथ। यहाँ पे एक दूसरे को काउंटर करने के लिए नहीं बैठे। हम एक सिस्टम की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। हम एक दूसरे को काउंटर नहीं कर रहे, ना निगेट नहीं कर रहे। हाँ, सही है। You are very इरशाद भाई, respectable to us and we respect you a lot. हाँ, Don't राइट think as a राइट। person. मेरी मेरी राय, नजम साहब, ज़ीशान साहब, मेरी राय में अगर आप रोटियां बांटने के बजाय कि जिस तरह रोटियां दी जाती हैं, उन्हें रोटी कमाने के लिए जराए बना दें उन्हीं पैसे से। वो एक भी हम छोटी कर रहे फैक्ट्री बना दें, हैं। एक वोकेशनल स्कूल बना दें, वहां वो सीखें और जाके देखो, सारी करें, बजाय के आए उधर से रोटी खाएं चले जाएं। डॉक्टर साहब, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैंने जी। खुद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बाहर 2 स्कूल खोले थे अपने, अपनी मदद आपके तहत 2 अभी तक वो रन कर रहे हैं। हालांकि उसके हमने वो बदल दी मैनेजमेंट। मतलब कोई भी, आप कोई भी चीज का नाम लें, ब्लड डोनेशन आप कहें, अब हमने बल्कि यहां तक शुरू किया कि जिस पे कर्जा ज्यादा चढ़ा हुआ है उस बंदे को भी हम फैसिलिटेट करके उसका डेट क्लियर कर रहे हैं। मतलब अब यही हम कर सकते हैं ना। जी जी, बिल्कुल। सही। देखिए ये जिससे अगेन जो हो वही बात सकता है है वो ना। करें। कुछ आप शॉर्ट टर्म इंडिविजुअल प्लानिंग होती तौर है, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तो इंडिविजुअली शॉर्ट टर्म भी करें, लॉन्ग टर्म भी करें। ठीक है इंडिविजुअली सर, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट द बिल्कुल। सोल्यूशन। हम पूरे उसकी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सोल्यूशन क्या है। हम पाकिस्तान का सोल्यूशन समझते हैं कि जब तक हमारा एक इंटेलिजेंशिया, इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग, वेल ऑफ किस्म के लोग जब तक एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होंगे, एक सोच के तहत इकट्ठे नहीं होंगे, हमारे मसाइल का हल नहीं है। हम जाती तौर पे, चल साहब, इसमें शामिल कर लें बा किरदार, बा इखलाक और बा किरदार ऑफ लोग। कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही। ये बिल्कुल। बाकी चीजों के साथ ये शामिल नहीं करिए, नहीं, वो तो किरदार पार्ट एंड ये पार्सल है ना, फिर गायब हो उसको आप जाएंगे। अलग कर ही नहीं सकते। यू कैन हाँ नॉट जी। डिनाई इट। वो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डील। सही। जब हम कहते हैं कि जी अहले इल्म लोग से मुराद ये नहीं कि जो डिग्री याफ्ता है, अहले इल्म से मुराद जी वो जी जो जी, तरबियत याफ्ता है। और यहाँ बेशक। पे ये भी याद रखिए, तरबियत का मकसद ये नहीं होता कि तरबियत कोई ऐसी चीज नहीं कि नजर आ जाती। तरबियत का मतलब होता है कि आदमी अमली तौर पे कैसा है। तालीम आपको नजर आती है लेकिन तरबियत आपको नजर उसके अमल में आएगी। तो असल जब नस्ल की तालीम और तरबियत। जी, सही।
तालीम जो हम हुनर सीखने, ये जो हम डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ये जो शोबा जाते हैं, इनका सीखने के लिए हम ये इसमें जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं उसकी। लेकिन जो तरबियत होती है वो हमारे अमल से जाहिर होती है, असल में वो हमारे वो अमल से जाहिर होती है कि हमारा अमल, हमने कितना उस पर अमल किया है, वो है हमारी मैं तरबियत। हाँ जी, मैं पढ़ रहा था कि इशफाक अहमद साहब ने कहा था कि ये जो डिग्रियां हैं ये तो तालीम पे खर्च किए जाने वाली की रसीदें हैं, जी हाँ, असल तालीम तो वो है जो आपके अमल में नजर आती है। अमल में नजर आएगी, बेशक। बिल्कुल सही। तो ये हम तो रसीदें आपकी अखराजात की कि आपने इतना खर्चा था और ये रसीद है आपकी, और ये आप आपके पास ये डिग्री है। जी हाँ, इल्म वो है जो अमल में होगा। अमल में तो अमल किरदार अगर ये हुआ तो इंशाल्लाह 1 रुपए से भी 1000 बन जाएगा। अगर ना किरदार हुआ, लालच और बददयानती हुई तो करोड़ों भी किसी काम के नहीं। जी हाँ। सही। मैं एक छोटा सा वाकया, ज़ीशान साहब, पाकिस्तान से मुझे बहुत से लोगों ने फ़ोन किया कि उनको हेल्प की ज़रूरत है। कुछ नौजवान थे, कुछ बूढ़े थे, कुछ औरतें, कुछ बच्चे, इस तरह के। तो मेरा काम सिर्फ उनसे होता था कि आप काम क्या कर सकते हैं। मैंने किसी बंदे को पैसा कभी भी नहीं दिया, मैंने हमेशा उनको पैसा बनाने का तरीका सिखाया है और उनको बिजनेस इस्टेब्लिश करके दिए हैं। और आज पाकिस्तान में कई ऐसी जगह पे, लाहौर में, साहिवाल में, मुल्तान में, ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझे जानते हैं सिर्फ इस नाम से कि जी उसने हमें कारोबार कर रखे दिया। पैसा नहीं दिया मैंने किसी को, मैंने लोगों को मछली पकड़ना सिखाया है, मछली नहीं दी किसी को भी मैंने। ये कंट्रीब्यूशन इसमें हम कर रहे हैं। सही है सर। अरशद भाई, तो फिर ठीक है, आपने खुद भी सॉल्यूशंस की बात की ना। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं पाकिस्तान में आपका नुमाइंदा बैठा हूँ, ठीक है। 4 शहरों में मेरा रसूख है, KPK में है, इस्लामाबाद, पिंडी और मुल्तान और भावलपुर रीजन में भी। अब आप उसमें मुझे भी इसमें, आप मुझे इसमें रिप्रेजेंटेटिव बनाएं। जिस जिस जगह पे ऐसे बंदे आप ईयर मार्क करें, मैं वहां तक पहुंचने को रेडी हूँ। क्योंकि आपकी ज्यादातर गुर्बत का जो एरिया है वो सदर्न पंजाब है और बलूचिस्तान है और सिंध